हस्बैंड वाइफ जब शादी के बंधन में बंधते हैं तब एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए तो ऐसा क्यों होता है कि हस्बैंड ही वाइफ को मेंटेनेंस पे करेगा। और अभी तक आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है या किसी भी वकील के पास आता है तो हम भी यही कहते हैं कि अगर आप हस्बैंड हो तो आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश में जितने तेजी से कानून चेंज हो रहे हैं उतनी ही तेजी से यहाँ के जजमेंट भी चेंज हो रहे हैं। और वो वक्त भी आ गया है जहां पर हमारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे जजमेंट दे रहे हैं जहां पर एक वाइफ को भी अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप सोच में पड़ गए ना? जी हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कंडीशन में हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, या वाइफ को किन कंडीशन में हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि तलाक के बाद पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पति भी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है? इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बताऊं जो हाल ही में आया था, और अगर इस जजमेंट से आपके केस के फैक्ट मिलते जुलते हैं तो आप भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं और अपनी पत्नी से ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अब उस लॉ को समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस केस का नाम और इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। केस का नाम ऑनेबल हाई कोर्ट ने क्लियर नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के जो केस होते हैं आजकल उनका नाम छुपा दिए जाते हैं। खैर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस केस में ये हुआ कि 2014 में उनकी शादी होती है और शादी होने के बाद उन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट होते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड डिवोर्स लेने के लिए सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की एक पिटीशन फाइल करता है। और जब वो डिवोर्स की पिटीशन फाइल करता है तो उसी वक्त वाइफ जो होती है वो फैमिली कोर्ट में सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की एक एप्लीकेशन मूव करती है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेक्शन 24 क्या होता है। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि कोई भी पार्टनर, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड, अगर उसके पास केस लड़ने के लिए उसकी खुद की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उसको एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो उस केस का खर्चा वो दूसरी पार्टी से ले सकती है या ले सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास केस लड़ने के पैसे नहीं है और आपके पास कोई अपनी खुद की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप अपने पार्टनर से सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के एक एप्लीकेशन लगा करके आप उनसे केस लड़ने का खर्चा क्लेम कर सकते हैं। अक्सर हम कोर्ट में यही देखते हैं कि जैसे ही हस्बैंड डिवोर्स की पिटीशन लगाता है वैसे ही वाइफ एक सेक्शन 24 की एक पिटीशन, एक एप्लीकेशन लगाती है। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 24 की। इस सेक्शन में वाइफ हस्बैंड से केस लड़ने का खर्चा क्लेम कर सकती है कि मेरे पास कमाने का कोई सोर्स नहीं है, इसलिए मुझे हर मंथ हस्बैंड से 35,000 रुपये दिलाया जाए ताकि मैं इस केस को लड़ सकूं, और वन टाइम मुझे 55,000 एज ए लिटिगेशन कॉस्ट दिलाई जाए। वहीं हस्बैंड कहता है कि वाइफ बहुत ही हाई क्वालिफाई है, वो एमफिल कर चुकी है और वो पीएचडी कर चुकी है और वो कमा भी रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये अमाउंट एज ए एक्सपेंसेस देना चाहिए। फैमिली कोर्ट दोनों की बात सुनता है और सुनकर वाइफ की सेक्शन 24 एप्लीकेशन को डिसमिस यानी खारिज कर देता है। और उसके बाद वाइफ दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है और दिल्ली हाई कोर्ट में वाइफ सेक्शन 24 की एप्लीकेशन के ऑर्डर को चैलेंज करती है और यहाँ पर उसका ये आर्गुमेंट होता है कि आज के तारीख में मेरे पास कुछ भी कमाने का सोर्स नहीं है, मैं फुली अपने हस्बैंड पर डिपेंड थी, तो क्यों नहीं मेरे हस्बैंड को डायरेक्शन दी जाए कि वो मुझे पर मंथ एक फिक्स अमाउंट दे ताकि मैं अपने जीवन में हस्बैंड के सामने जितने भी केस लड़ रही हूँ वो लड़ सकूं। वहीं हस्बैंड इस बात का काउंटर करते हुए कहता है कि शी इज एमफिल और उसने पीएचडी भी कर रखी है और इतनी हाई एजुकेटेड लड़की है, वो कमा सकती है और ऐसा नहीं है कि कमा नहीं सकती। इनफैक्ट आज की तारीख में वो कमा रही है। वाइफ मना करती है कि मेरे पास तो कोई भी कमाने का सोर्स नहीं है, तो हस्बैंड उसकी इस बात का काउंटर करने के लिए एक सीडी कोर्ट के सामने पेश करता है। उस सीडी के अंदर एक रिकॉर्डिंग होती है और उसमें शो होता है कि वाइफ जो होती है वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी के ऑफिस में काम कर रही होती है। वो सीडी देखने के बाद ऑनेबल हाई कोर्ट इस
कंक्लूजन में पहुंची कि वाइफ ने हाई कोर्ट से इस बात को छुपाया है कि उसके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी वो काम करती है लेकिन उसने इस बात को कोर्ट से छुपाया, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद हाई कोर्ट दोनों पक्षों को सुनते हैं और फिर दिल्ली हाई कोर्ट 2 पॉइंट पे आती है। पहला ये कि वाइफ ने मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया, कोर्ट में झूठ बोला है कि उसका अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और दूसरा, इस केस का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही था जो अब चेंज हो रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, कि वो ये है कि ये किसने कहा कि हस्बैंड ही वाइफ को मेंटेनेंस पे करेगा। अगर आप सेक्शन 24 की बात करें तो वो ये कहता है कि वाइफ या हस्बैंड कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है, यानी अगर हस्बैंड के पास इनकम नहीं है तो वाइफ को पे करना पड़ेगा, और वाइफ के पास नहीं है तो हस्बैंड को देना पड़ेगा। लेकिन हमारे भारत के इस पुरुष प्रधान समाज में एक परंपरा सी बन गई है कि नहीं, हस्बैंड को ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 वर्ड के अंदर बहुत ही अच्छा डिफरेंस किया। हाई कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि आपके पास इतनी हाई क्वालिफिकेशन है, आप क्वालिफाई लेडी हैं, और दूसरा, क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ आपके पास कैपेसिटी टू अर्न, यानी आप सिर्फ उस पढ़ाई को पढ़े ही नहीं बल्कि उसके बेसिस पे आप कुछ इनकम भी कर रहे हो। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 वर्ड में बहुत अच्छा डिफरेंशिएट किया, एक है कैपेसिटी और दूसरा है एक्चुअल अर्निंग। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और बात को क्लेरिफाई किया, मान लीजिए अगर वो नहीं कमा रही होती और फिर उसके पास डिग्री होती, उसके पास कैपेसिटी होती, तो हम कभी भी फोर्स नहीं करते कि नहीं आप जाओ और काम करो। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला पढ़ना लिखना अलग बात है, लेकिन उसके बेसिस पे कमाना एक अलग बात है। अगर वो सिर्फ पीएचडी करके घर बैठी होती तो शायद हम उसको नहीं कहते कि तुझे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा या तुझे मेंटेनेंस देना चाहिए, क्योंकि इस केस में आप पढ़ लिख भी चुके हो और साथ साथ आप कैपेसिटी टू अर्न, यानी आप अर्न भी कर रहे हो, उसके बेसिस पे कमा भी रहे हो, तो फिर आप सेक्शन 24 कैसे लगा सकते हो। और अल्टीमेटली दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो से एक बात पता लगती है कि जब भी आप कोई भी कोर्ट में केस कर रहे हैं या आपका कोई केस लगा है तो उस सेक्शन को प्रॉपर पढ़ें। और सेक्शन 24 एक बात बहुत क्लियर करता है कि जिसके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वही एप्लीकेशन मूव कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।